नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पे। बच्चों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का इकाई 9 जिसका नाम है समांतर रेखाएं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, कक्षा 8 में जो है हमने घनमूल चैप्टर तक पढ़ाया है। ठीक है, घनमूल चैप्टर में करवा ही रहा हूँ, वहाँ पर तो घनमूल चैप्टर का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी करवाऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर इकाई 9 करवा रहा हूँ, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं जो हैं बच्चों, वो देखो गणित की जो शाखा होती है गणित, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं। गणित कौन कौन सा होता है? अंकगणित, अंकगणित होता है, और कौन सा होता है? बीज गणित। ठीक है, बीज गणित और रेखा गणित। तो कक्षा 8 में बच्चों अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो रेखा गणित शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रेखा गणित में यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा, कुछ भी आपको नहीं आता होगा कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर करवाया जाएगा। तो आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है। अगर कोई भी चीज़ें फिर भी डाउट रह जाती तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मैं लास्ट में अपना नंबर बताऊंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको वो सारी चीज़ें डाउट क्लियर की जाएगी। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए यहाँ पर बोर्ड पे समझते हैं। देखेंगे यहाँ पर बच्चों समांतर रेखाएं। सबसे पहले जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस इकाई को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में समझना जरूरी है कि क्या होता है समांतर रेखाएं। देखो समांतर रेखाएं एक ही तल में स्थित दो रेखाओं को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी ना काटे तथा उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, उसे समांतर रेखा कहते हैं। अब इसको समझिए, जैसे देखो एक ही तल में, ठीक है, क्या लिखा है? एक ही तल में स्थित। तो एक ही का तल का मतलब ये है कि जैसे ये बोर्ड है, यहाँ पर एक तल ये मान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तल छत हो सकता है, ज़मीन हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि बच्चों एक तल में मैंने यहाँ एक रेखा बना दी और एक छत पे ऐसे बना दिया ऐसे, और मैं कहूँ कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्योंकि सर आपने कहा था। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए यहाँ पर लिखा एक ही तल, छत है तो छत पे स्थित दो रेखाएं, बोर्ड है तो बोर्ड पे स्थित दो रेखाएं, जमीन है तो जमीन पे दो स्थित रेखाएं। ठीक है, दो रेखाओं के को आगे बढ़ाने पर, अब इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको आगे देखो बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, जितना भी बढ़ा सके। ठीक है, बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, एक दूसरे को कभी ना काटे तथा उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे। उनके बीच की दूरी क्या रहेगा? हमेशा समान रहे। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को बताने के लिए, समांतर रेखाएं बताने के लिए कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको बताने के हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी, रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के। अर्थात हम लोग को बताने के लिए ये वाला चिन्ह प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे दो खड़ी पाई समांतर रहेगा, इसको खींच देते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ पर ये समझेंगे समांतर और बराबर। ठीक है, समांतर और बराबर में अंतर क्या होता है? जैसे हम कहें समांतर, ये दो रेखाएं क्या हैं? आपस में समांतर हैं। तो समांतर का मतलब ये होता है कि जैसे ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, अर्थात एक रेखा छोटी हो सकता है, एक बड़ी भी हो सकते हैं। तो ये भी दोनों समांतर पे होंगे। समांतर मतलब समान अंतर इन दोनों के बीच में। ठीक है, और बराबर क्या होता है बच्चों? बराबर का मतलब ये हो जाए कि ये दो रेखाएं जो हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ ही इसकी भी होनी चाहिए। लेकिन समांतर में ये जरूरी नहीं है, समांतर रेखाओं में, कि दोनों रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर ही होनी चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो उम्मीद है समांतर रेखाएं क्लियर हुई होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम है, अच्छा इसी में एक चीज़ और समझ लेना ज़रूरी है। ठीक है, इसी में एक चीज़ नोट करके यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी है। मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह है नोट में। एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसको समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, होती हैं। ठीक है,
ठीक। जैसे इसका मतलब ये कहने का मतलब बच्चों, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे क्या है कि एक रेखा है ऐसे मान लो, ठीक है, ये है ए बी, इसके समांतर में एक रेखा है सी डी, ठीक है, एक रेखा सी डी, और इसके सी डी के समांतर एक रेखा है ई एफ। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, अगर ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तो ए बी समांतर होगा बच्चों ई एफ के, ठीक है। कैसे होता है बच्चों जी, तो यहाँ पर ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग को क्या होता है, अक्सर फ्रेंड में होता है कि ये मान लो ए नाम का कोई लड़का है, वो बी का फ्रेंड है, और बी जो है वो सी का फ्रेंड है, लेकिन इसका फ्रेंड नहीं थे ये, लेकिन जब ये लोग मिलेंगे तो ये भी इसका फ्रेंड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से होता है कि ये लाइन इसके समांतर है और ये लाइन इसके समांतर है, तो ये दो लाइन भी आपस में समांतर होंगी, ठीक है। उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखेंगे बच्चों, अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप एक फार्मूले के तरीके समझ सकते हैं। जैसे आपने और आगे चैप्टर लगाया होगा तो फार्मूला याद किया होगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने याद किया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ रहे हैं, ये फार्मूला आपने याद किया होगा। उसी प्रकार से ये एक सूत्र का काम करेगा जब आप सवाल लगाएंगे, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो कॉन्सेप्ट है लिखा है, एक ही रेखा पर खींची गई दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो देखो बच्चों क्या हुआ, एक रेखा मैंने खींचा है, इसी पे हम एक लंब खींचेंगे, एक लंब, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं बताता हूँ लंब क्या होता है। कह रहा है कि एक ही रेखा पर खींची गई दो लंब रेखाएं, देखो एक लंब है, मैंने एक लंब का मतलब ये है कि इस लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 90 बनना चाहिए। अर्थात किसी भी लाइन पर एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है, इन दो कटान बिंदु पर, तो वो क्या होंगी ये जो दो रेखाएं खींची गई, ठीक है, ये जो लंब रेखाएं, इसको बोलेंगे लंब रेखाएं, क्या बोलेंगे, लंब रेखाएं। ये जो लंब रेखाएं होंगे ये आपस में समांतर होंगे, क्या होंगी, आपस में समांतर। मान लो इस लंब रेखा का नाम मैंने यल रखा और इसमें जो है इस लंब रेखा का नाम यम रखा है। तो ये जो रेखाएं होंगी, यही कह रहा है कि एक ही रेखा पर खींची गई दो लंब रेखाएं, देखो एक ही रेखा है, इस पर खींची गई दो लंब रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये रेखा यल समांतर होगी किसके, यम के बच्चों, ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक। इसके अलावा जो अब की बार मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, वो किसी भी क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना तो इसमें रेखागणित में सवाल लग ही नहीं सकता है, तो इसको समझिए, आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे बच्चों, हमने यहाँ पर दो रेखा खींचा, ठीक है, जिसका पहले रेखा का नाम है यल और दूसरी रेखा का नाम है यम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी पे एक ऐसे और रेखा खींचता हूँ, ऐसे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर रेखा टेढ़ी हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पर पटरी या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लिया हूँ जिससे ये रेखा सीधी सीधी खींच सके, लेकिन आप लोग को इसको सीधा खींचना है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक ऐसी रेखा खींच दिया। अब ये रेखा जो है देखो, इस रेखा यल को और यम को काट रही है, काट रही है नहीं काट रही है, और इस रेखा को यल यम, इसको मैं यन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर काटने के बाद देखिए तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं। अच्छा, इस रेखा को जो है वो तिर्यक रेखा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो यहाँ देखो काट रही है तो यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो इसका हम नाम रख देते हैं, ये कोण मान लो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कर लेता हूँ 7 और ये 8 हो गया, ठीक है। ये 8 कोण बन रहे हैं। अब 8 कोण को समझना होगा कि इसमें कौन कौन कोण किससे क्या संबंध है, इस चीज़ को समझेंगे और किसका क्या नाम है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे बच्चों एकांतर कोण, क्या समझेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है।
एकांतर कोण इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें ध्यान देंगे बच्चों। इस तिर्यक रेखा द्वारा, ठीक है, इस तिर्यक रेखा द्वारा यहाँ जो समांतर रेखाएं थीं, ये कंडीशन ये कि ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो अगर देखें हम लोग, एक यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं थी, इसको ऐसे काटा गया है। तो बच्चों यहाँ पर इस रेखा द्वारा काटा गया ये वाला कोण, ठीक है, और मतलब एक इधर साइड और एक इधर साइड, और दोनों अंदर में होना चाहिए। देखो ये जो इस समांतर रेखा के अंदर कोण बनती है उसको अंतः कोण कहते हैं, और जो बाहर बनती है, इस समांतर रेखा के बाहर बनती है, उसको बोलते हैं बाह्य कोण, ठीक है। तो इसके अंदर में कोण देखो बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब इस तिर्यक रेखा द्वारा एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। तो ऐसे कोण को हम लोग बोलेंगे एकांतर कोण। क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। तो अगर देखें यहाँ पर 4 और 6 एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है, 4 और 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अच्छा, ये जो एकांतर कोण होती हैं ये आपस में बराबर होती है, तो एकांतर कोण यहाँ पर होगा 4, कोण 4 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे, अगर इसी से रिलेट करेंगे, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर देखें तो इधर कोण बन रहा है कोण 3 और इधर बन रहा है, ठीक है, कितना 5, मतलब इसी तिर्यक रेखा द्वारा एक कोण इधर और एक कोण इधर बन रहा है। तो 3 और 5 भी एकांतर कोण होंगे और ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कोण 3 इसका अभी यूज होगा बच्चों, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए, ठीक है, नहीं तो सवाल नहीं लगा पाओगे, इसकी गारंटी है। इसलिए इस चीज़ को अगर नहीं समझे रहोगे तो नहीं लगा पाओगे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझिए वो यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर समझने की बात है, एकांतर कोण, तो ये कोण हो गया, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, जूम करके या मतलब थोड़ा सा काट करके बताया हो, ताकि आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सके। इसके बाद बच्चों है संगत कोण। क्या है? संगत कोण, जिसको इंग्लिश में बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसको एकांतर कोण को लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये सवाल ही एकदम यही कॉन्सेप्ट इंग्लिश मीडियम के बच्चों का भी होता है और हिंदी मीडियम के भी बच्चों का है। तो यहाँ पर देखेंगे संगत कोण। अब संगत कोण क्या होता है, मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ। संगत कोण देखो, दो रेखाएं ऐसे हैं, ठीक है, दो रेखाएं, एक तिर्यक रेखा ऐसे काटी। अब इसके द्वारा मान लो जो कोण यहाँ बना, ठीक है, मतलब इसी कोण के एक ही साइड इस रेखा पर, यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बना, ये कोण हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 बना है और यहाँ पर क्या बना है? 8, ये बराबर होगा। अगर इसके संगत में ऊपर वाला देखें, ये वाला कोण, ये वाला कोण, मतलब एक ही साइड, ठीक है। तो यहाँ देखें 5 और यहाँ 1, ये भी आपस में बराबर होगा। इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये 2 और यहाँ भी बना है ऊपर ही, तो 6 है, तो ये 2 6 भी बराबर होगा, और ये 7 और ये 3 है, ठीक है, ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या काट काट के जूम करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब संगत कोण, ठीक है, तो संगत कोण मतलब एक ही साइड, ठीक है, तिर्यक रेखा द्वारा समांतर रेखा पर एक ही साइड बनाया गया कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण देखें, तो संगत कोण हमने बताया 1 के बराबर 5 हो जाएगा, संगत कोण 1 के बराबर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर देखेंगे संगत कोण 2 और 6 हो जाएगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद फिर देखेंगे संगत कोण यहाँ पर 4 और 8। अभी मैं इसी पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो इसको ध्यान से समझिएगा। संगत कोण 4 और 8 होगा, और 3 और 7, 3 7 बराबर होंगे। 3 7 हो गया, 4 8 हो गया, लगभग 1 5 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, और 3 7 के बराबर। सही है। तो इस तरीके से सभी संगत कोण होंगे जो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब समझते हैं अगला जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको वीडियो रोक करके इतना ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसको भी बना लीजिएगा फिगर, ठीक है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर रहा करें। देखेंगे बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट जो समझेंगे उसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। क्या है?
शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं इसको समझिएगा, ठीक है। मान लो ये रेखा है, ठीक है, जैसे मान लो ये रेखा यल को मैं खींच रहा हूँ, यल, ठीक है, और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा ऐसे गई हुई है, समझ पा रहे हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर तिर्यक रेखा जो यन है ये यल को काट रही है, ये जहाँ ये का वाली काट रही है, ये वाली और ये वाली क्या होगा, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। मतलब इस बिंदु के डायरेक्ट इधर और इधर, जिसको हम लोग वर्टिकली इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये वाला कोण भी शीर्षाभिमुख कोण होगा जो कि आपस में बराबर होगा। और ये वाला भी देखो, अगर देखेंगे ध्यान से तो ये वाला और ये वाला भी है आमने सामने, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 3 के बराबर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और 2 है, 4 है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब दो समांतर रेखाएं होती है और तिर्यक रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण, या ऐसे दो रेखाओं को जब काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर हो जाएगा कोण 1 और कोण 3, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे आपस में। उसके बाद कोण 2 और कोण 4 ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। उसका फिर देखेंगे यहाँ पर 5 और 7 ये भी शीर्षाभिमुख कोण हैं, ये भी आपस में बराबर होंगे। और 8 और 6 या 6 या 8, कोण 6 और कोण 8 भी आपस में बराबर होगा, ठीक। तो ये शीर्षाभिमुख कोण का कॉन्सेप्ट था। फिर इसके बाद समझेंगे शीर्षाभिमुख कोण हो गया। उसके बाद है अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण जिसको हम लोग इंग्लिश में को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो अंतःकोण को समझेंगे यहाँ पर बच्चों, देखेंगे अंतःकोण किसे कहेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। इस तिर्यक रेखा के द्वारा, ठीक है, समांतर रेखा के अंदर के जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं अंतःकोण, ठीक है। तो अंतःकोण अगर देखेंगे, इधर देखें, इस रेखा के द्वारा एक ही साइड, इधर के साइड 4 और 5 कोण बना हुआ है ना, कोण 4 और कोण 5। तो ये जो कोण होती है, अंतःकोण जो होती है, वो तो बराबर नहीं होता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर कोण जो है वो 180 अंश के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर देखें इस तिर्यक रेखा के द्वारा इस समांतर रेखा के अंदर अर्थात अंतःकोण 4 और 5 है, तो कोण 4 और कोण 5 इक्वल टू कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। ये रूल ध्यान रखना है, अभी काम आएगा। अगर इधर देखें तो अंतःकोण ये 3 और 6 भी है, तो 3 और 6 भी बराबर होगा, कोण 3 और कोण 6 भी 180 अंश के जोड़ने के बराबर होगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट समझने वाला है। लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम लोग रेखीय युग्म, ठीक है, रेखीय युग्म ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। रेखीय युग्म जिसको इंग्लिश में हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। रेखीय युग्म को समझेंगे यहाँ पर। रेखीय युग्म क्या होता है, जैसे बच्चों ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक ये सीधी लाइन है, इसी पे ही मैं एक और ऐसे रेखा खींच दूँ तो इसके द्वारा यहाँ पर अगर देखें हम लोग, यहाँ पर ये जो रेखा है, यहाँ पर अगर मध्य में कोई पॉइंट मैं ले लूँगा तो इसके द्वारा यहाँ पर कितना बनेगा, 180 अंश का कोण बनता है स्ट्रेट लाइन पे, सीधी लाइन पे। अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक रेखा खींच दूँ तो ये कोण बट गया कि नहीं बट गया, 180 बट गया। तो ये कोण और ये कोण को जोड़ने पर 180 अंश के बराबर आता है, और यही कोण कहलाता है रेखीय युग्म, ठीक है। ये और कोण ये क्या कहलाएगा, रेखीय युग्म। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और इस पे जो है एक लाइन ऐसे यहाँ तक आई है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, रेखीय
युग्म हो जाएगा, ठीक है। और रेखीय युग्म के कोणों को जोड़ने पर, ठीक है, 180 अंश के बराबर आता है, यहाँ पर मैंने बताया, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 2 बराबर 180 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग कोण 3 कोण 4 भी कर सकते हैं। कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180, सभी रेखीय युग्म हैं, ठीक। और कोण 5 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू 180, ठीक। कोण 8 सॉरी प्लस में होगा, कोण 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये वाला स्ट्रेट लाइन मान ले यहाँ पर, तो 1 और 4 भी रेखीय युग्म में हो सकता है, तो इसको भी आप लोग जोड़ के लिख सकते हैं। बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझ के, इतनी ही बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी आप लोग सवाल लगा ही लेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ जो समझना ज़रूरी है, लंब, ठीक है, क्या लंब समझना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ आपको लंब, ठीक है। ये लंब किसे कहेंगे, जब किसी रेखा पर, ठीक है, जब किसी रेखा पर हम एक सीधी ऐसे रेखा खींचते हैं जिस पे ये हो, इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो ये AB है और इस रेखा का नाम मान लो यन है, ठीक है, तो यन जो है वो लंब है, लंब ऐसे दर्शाएंगे और AB ऐसे लेंगे, यन लंब है AB पर, ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई है। अब हम लोग आएंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। मैं जो है इसी टाइप का ही क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, हम जो बता रहे हैं अभ्यास 9A का चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे एकदम बेस्ड है और उसी की तरीके से क्वेश्चन है, वही सब फार्मूले लगने हैं, वही सब कॉन्सेप्ट लगने हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखेंगे बच्चों, ये फिगर दी हुई है, यल एक रेखा है, यम एक रेखा, ठीक है, एक तिर्यक रेखा टी है, और ये इसमें कह रहा है कि पार्श्वचित्र में यल और यम दो समांतर रेखाएं तथा टी एक तिर्यक रेखा है, जो कि अभी मैंने बताया। यदि एंगल 1 मतलब कोण 1 बराबर 30 अंश हो, शेष कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एंगल 1 मतलब ये कितना दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सभी कोणों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, एंगल 1 दिया हुआ है बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक चीज़ देखेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 कुछ दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 क्या होगा, अभी मैंने बताया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 अंश, रीजन रेखीय युग्म। बताया कि नहीं बताया, ठीक। अब देखो एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है 30, ऐसे कर लो, एंगल 2 180, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 150 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई। अब एक चीज़ देखो, एंगल 2 एंगल 6 बराबर होगा, तो अब हम लिख सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 बराबर 150, रीजन लिखेंगे, क्या कारण है बच्चों, संगत कोण, क्या है, संगत कोण, ठीक है। 1 बराबर होगा 5 के, तिर्यक रेखा द्वारा एक ही साइड बन रहा है, ऊपर के साइड, ठीक है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 बराबर 1 कितनी थी बच्चों, 30 था, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रीजन क्या होगा, संगत कोण, ठीक। फिर देखेंगे तो हमें कौन कौन सा मिल गया, 1 मिला, 2 मिला, 6 मिला, 5 मिला, ठीक है। 3 को देखेंगे,
एंगल 1 बराबर एंगल 3, रीजन क्या होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 1 और बराबर 30, रीजन क्या देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आपस में। तो हमको यहाँ 3 भी मिल गया, तो 3 के संगत कोण यहाँ पर 7 है, तो इसको लिख लेंगे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 और बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। रीजन लिख देंगे, रीजन क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, संगत कोण, ठीक। उसके बाद फिर देखेंगे बच्चों अगर हम लोग देखें तो ऐसे देख ले शीर्षाभिमुख, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर हो जाएगा, 2 की वैल्यू मैंने कितना निकली थी, 150, तो यहाँ हो जाएगा 150, ठीक। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। और कौन सा बच रहा है, 4 को हमने निकाल लिया और 8 को भी निकाल लिया, तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 150, ठीक है। तो इसको भी कारण लिख लेंगे, संगत कोण हो जाएगा, एक ही साइड बन रहा है तो संगत कोण, ठीक है। ऐसे ही रीजन लिख देना होगा कि कहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने सभी को निकाल लिया, एंगल 1 एंगल 2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः कोण एंगल 2 लिखते हैं क्योंकि 1 तो दिया ही था, तो 2 कितना है 150, उसके बाद 3 34 150, एंगल 5 इज इक्वल टू कितना है, एंगल 5 हम लोगों ने 30 निकाला, उसके बाद एंगल 6 150 है, ठीक है। उसके बाद एंगल 7 कितना निकाला 30, उसके बाद कामा एंगल 8 हो जाएगा 150, ठीक है। इस तरीके से सभी एंगल को बताना था और हम लोगों ने एंगल 8 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एंगल 8 इज इक्वल टू 150, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला, सभी एंगल को निकाल लिया, ठीक है। अब बच्चों अभी मैं इस पार्ट में यही एक क्वेश्चन करवाऊंगा, अगले पार्ट में इसी ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं तो उसको भी करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में एकदम क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे कोई भी साथी, कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।